जिसमें कि सबसे ज़्यादा संख्या जो है COPD का है 55.3 एंड 37.5 के आसपास जो है ये एज़मा का पेशेंट है। बाकी जो मैंने बताया कि ILD अभी जो वेरिएशन है इसमें, जो लास्ट ईयर एक डेटा पब्लिश हुआ डॉक्टर सहेल धुरिया एंड इस ग्रुप जो PGI चंडीगढ़ से, उन्होंने कहा कि 4.5 लाख से 9.2 लाख के बीच में ILD का पेशेंट इस देश में है। इस प्रदेश में नहीं है और इसी के लिए जो हम लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए ही ये मीटिंग कर रहे हैं। और इसके लिए MGM चेन्नई, जो कि एक बहुत बड़ा सेंटर है इसका, कि लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और कंबाइंड हार्ट लंग दोनों का सेंटर है, वो ये जो है वहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन यूपी में नहीं है। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए अभी तैयारी चल रही है इसको, कि ताकि हम लोग कर सकें इस चीज़ को। अभी सरकार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं ताकि इसमें परमिशंस बहुत सारी चाहिए, वो उसको मिल सके और हम लोग काम शुरू कर सकें। अब ये है कि कम से कम 2 से 3 साल तो लेगा ही, जिस तरीके की स्थितियाँ हैं। नहीं, दरअसल जैसे मैंने अभी बताया ना कि कुछ बीमारियां हैं जिसमें आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना ही है। जो सबसे महत्वपूर्ण अभी जैसे मैंने बताया कि ILD है। अगर हम उस डेटा को देखते हैं कि अराउंड 4.5 से 9 लाख के बीच में अगर बीच की स्थिति में आए तो लगभग 7 लाख लोगों को मरीजों को ILD है। उसमें ज़्यादातर को एक समय में ILD में ट्रांसप्लांट के लिए जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली वो बीमारियां जो कि फाइब्रोसिस प्रोड्यूस करती हैं और प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो उसमें ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। तो ये संख्या काफ़ी बड़ी है। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो लगभग 1 लाख लोगों को ILD होगा और वो ILD के मरीजों को भी आगे चल के ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। वो कोरोना से होने वाले जो फाइब्रोसिस थी, जो लोगों को बहुत ज़्यादा थी, उस समय ही वो तात्कालिक प्रभाव से उसमें नुकसान हुआ और उन लोगों को जो बहुत बीमार हो गए, जिनकी कंडीशन बहुत इरिवर्सिबल डैमेज हुआ, उनको तो ट्रांसप्लांट हुआ। और इस तरीके के 61 मरीजों का कोरोना का इस देश में फेफड़े की प्रॉब्लम में ट्रांसप्लांट में, एक आंकड़े के अनुसार लगभग अभी जो लेटेस्ट डेटा है वही कहता है कि 4.5 लाख से 9 लाख मरीज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के इस देश में हैं, जिसमें ज़्यादातर को समय के साथ ये जो है जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है इलाज करने के बाद भी, तो अब लंग ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। ये विधा इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है जान बचाने के लिए और साथ में एक मरीज की ज़िंदगी बढ़ाने के लिए। तो ट्रांसप्लांट का उपयोग जो है इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ILD के मरीजों के लिए है। और बाकी दूसरी एंड स्टेज लंग डिजीज़, जैसे मैंने बताया कि COPD एक बहुत बड़ी बीमारी है, साथ में ब्रोंकाइटिस भी इस देश में एक ऐसी समस्या है जिसमें काफ़ी मरीजों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। कुछ मरीज जैसे कि न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, इस तरीके की बीमारियां जब पकड़ती हैं, जैसे फेफड़े में रेशा जमा हो जाता है या धूल के कण जमा हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है, तो उनको भी अंत में इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ कंजनाइटल बीमारियां जैसे एल्वियोलर माइक्रोलिथियासिस एक कंडीशन है, उसमें भी कोई इलाज नहीं है, तो इन मरीजों को बाद में ये एंड स्टेज लंग डिजीज़ में कन्वर्ट होता है और साथ में लंग ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है लंग ट्रांसप्लांट, और सबसे अच्छी बात है कि इस देश में ये उपलब्ध है और ये बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही कम खर्चे में विदेश के मुकाबले, और साथ में रिजल्ट लगभग उतना ही अच्छा है। आगे की बात के लिए मैं डॉक्टर अपार जिंदल से कहूँगा कि जो है अपने कुछ 2 शब्द कहें। हाँ, दरअसल ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉस्ट को लेकर, जो लंग ट्रांसप्लांट है उसकी कॉस्ट लगभग 35 लाख के आसपास है, जो कि अगर आप विदेशों के मुकाबले देखते हैं तो लगभग 1/20 है। हालांकि ये महंगा है, आम आदमी की पहुंच में शायद नहीं है, इसीलिए इसमें अभी से जागरूकता की ज़रूरत है ताकि हम अपने कुछ पैसे का इंतजाम कर सकें, साथ में शासन से सहयोग और दूसरी सामाजिक संस्थाओं से सहयोग करके बहुत सारे लोग इसको पहुंच में आ सकता है। केवल यही बात है कि जानने की ज़रूरत है और उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। होता क्या है कि ज़्यादातर मरीजों को जब ज़रूरत होती है उसके बहुत लेट पता चलता है कि इनको लंग ट्रांसप्लांट कराना है। अगर पहले से पता चले तो शायद मरीज उसका इंतज़ाम भी कर ले।
जी, बीमारी जैसे मैंने बताया कि अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गई है, तो जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो उसी के वक्त डॉक्टर का ये धर्म बनता है या उसको बताना चाहिए इस मरीज़ को कि आपकी बीमारी में आगे चलकर लंग ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है, ताकि मरीज़ को सेंसिटाइज़ हो जाए शुरू से ही। जो 3 से 5 साल का समय मरीज़ के पास है, उस दौरान मरीज़ तैयारी कर सकता है इसकी। मौके पर कि आज जो सिम्पोजियम लंग ट्रांसप्लांट और इक्मो जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन एक विधा है, उसके बारे में है, जो कि एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई, जो कि इस क्षेत्र में एक पूरे देश और दुनिया में भी एक अग्रणी संस्था है, वहाँ से आए हुए विशेषज्ञ इसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली लंग ट्रांसप्लांट, क्या इसके जो है ऑप्शंस हैं, मतलब कब ज़रूरी है, इस देश में हो रहा है, और ये इसके क्या निटी-ग्रिटी है, इसको मतलब कौन से मरीज़ को चाहिए, कब चाहिए और उसको कैसे करना है और उसका अल्टीमेटली क्या रिज़ल्ट होता है। तो इसके बारे में बात करने के लिए और उसके डिफरेंट चीज़ जो एस्पेक्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इक्मो, अभी कोविड बीता 2020 और 21 में, उस समय इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत नाम लिया गया कि इक्मो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब मरीज़ का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होता, तो वेंटिलेटर से भी जब काम नहीं चलता तो उस मरीज़ को इक्मो पे लेना पड़ता है, उसका ऑक्सीजन इम्प्रूव करने के लिए, उसके शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, और साथ में जो सर्कुलेटरी सपोर्ट है, यानी जो उसका मतलब ब्लड प्रेशर है या ये मेंटेन नहीं कर रहा है सर्कुलेशन, तो उसको मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके की ये जो विधा है, ये नई विधा है और इस पे लेकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकी कोविड के दौरान, जिसमें कोई और उपाय नहीं था जिन मरीजों में। तो इस तरीके से हम लोगों का ये मुख्य उद्देश्य इस सिम्पोजियम का यही है। और मेरे साथ जो है एमजीएम से आए हुए सबसे पहले डॉक्टर के.आर. बालाकृष्णन हैं, ही इज़ द चेयरमैन कार्डियक साइंसेज एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई, और मेन सर्जन हैं जो लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और हार्ट लंग कंबाइंड ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ। मेरे साथ इधर हैं डॉक्टर अपार जिंदल साहब जो डायरेक्टर हैं इसके क्लिनिकल पल्मोलॉजी के, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी जो एमजीएम हॉस्पिटल का, और साथ में लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन। दूसरी ओर डॉक्टर दीपिका रामचंद्रन है, ये सीनियर कंसल्टेंट है पल्मोनरी मेडिसिन में और इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी, जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग कहना चाहते हैं कि जो एंड स्टेज लंग डिजीज़ की बात करते हैं कि कब ये ज़रूरत पड़ती है, कि आपको मालूम होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि इस देश में होने वाली मौतों का अकेले 11% फेफड़े की बीमारियाँ हैं, और अगर आप मौतों की संख्या पर जाते हैं तो इस देश में लगभग हम लोग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ था 2016 में ये डेटा था कि वो कहते हैं कि लगभग 93.3 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन दिस कंट्री। और इसमें जो COPD का नंबर था वो बहुत बड़ा था कि ऑलमोस्ट 55.3 मिलियन पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम COPD, जिनका कि इलाज करने के बाद भी जो बढ़ता जाता है अगर ठीक से इलाज नहीं हो, और कई बार ठीक से इलाज के बाद भी बढ़ता है और एंड स्टेज लंग डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसको कि आजकल जो उसके बाद, तो ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर ना केवल हम मरीज़ बन करके जैसे ट्रांसप्लांट की अपेक्षा रखते हैं, हमारे को डोनेशन के लिए भी आगे आना चाहिए। सर, रूरल एरिया तक इस टेक्निक को इलाज कैसे पहुंचा, क्योंकि वहाँ पर क्रैक्स की बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे जैसे ट्रांसप्लांट का नंबर बढ़ता है, अगर आप बात करें साउथ इंडिया की, अगर हम तमिलनाडु का मॉडल उठाएं तो सबसे पहले ट्रांसप्लांट्स तमिलनाडु में शुरू हुए थे। सबसे पहला प्रॉपर प्रोग्राम तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बना था। यहाँ पे जैसे जैसे ट्रांसप्लांट्स का नंबर बढ़ा, सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। अब आपने खर्चे की बात करी थी, तो कुछ स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ये ट्रांसप्लांट के लिए भी पूरा खर्चा अपने मरीजों को देते हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन जिन मरीजों को कहते हैं, अगर उनके पास में स्कीम के कार्ड्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर स्कीम हर स्टेट में लागू होती है, तो वहाँ पे पूरा खर्चा जो ट्रांसप्लांट का है सरकार उठाती है। क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसप्लांट करके सरकार को दिखाया है कि हाँ, इसके रिजल्ट्स हैं और इससे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। यही जागरूकता अगर सारे डॉक्टर्स में पूरे देश में आए और वो सही समय पर अपने मरीजों को ट्रांसप्लांट के लिए भेजें, तो हम बाकी सरकारों के साथ में भी इस बातचीत को करके सरकार का इसमें इंटरेस्ट जगा सकते हैं, ताकि ना कि केवल स्टेट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें आ गया है।
डॉक्टर दीपिका, आप अपनी ओर से कहना। एक्मो की ज़रूरत है। एक्मो एक तरह का एक ब्रिज है। एक्मो अपने आप में कोई इलाज नहीं है। पेशेंट जिसको एक्मो की ज़रूरत पड़ती है, जिसका लंग या जिसका हार्ट इतना ख़राब हो जाता है कि वो नॉर्मल दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उससे ठीक नहीं होता है, तो उनको एक्मो पे रखा जाता है, जिससे कि लंग्स को, हार्ट को रेस्ट मिलता है, ठीक होने का मौका मिलता है, और उसमें से जो मरीज़ ठीक नहीं हो पाते हैं उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ऐसे मरीज़ों को एक्मो से फ़ायदा मिलता है। अगर हम देखते हैं कि मरीज़ को फ़ायदा नहीं मिल सकता है तो वो एक्मो का कैंडिडेट नहीं बनता। सीधी बात यह है कि हम एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ना केवल मरीज़ों में, जनरल पॉपुलेशन में और डॉक्टर्स में भी इस चीज़ की अवेयरनेस आए, इस चीज़ की जागरूकता आए कि कौन से मरीज़ को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो सही समय पे पहचान पाए। जैसे कि डॉक्टर बाला ने आपको बताया कि पेशेंट जब तक हमारे पास आता है, ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी उंगलियां तक नहीं हिल पाती हैं। उनकी ऑक्सीजन शरीर में इतना कम हो जाता है कि उनकी सारी मांसपेशियां, उनकी सारी हड्डियां गलने लगती हैं और वो एक तरह से एक स्टैचू बन के, एक वेजिटेबल बन के बेड पे पड़े रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स का अगर हम सर्जरी भी करते हैं, ट्रांसप्लांट भी करते हैं, तो उनको ठीक होते होते बहुत लंबा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय निकल जाता है। ये वो मरीज़ होते हैं जिनमें कि लोग बात करते हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर सही समय पे पेशेंट को भेजा जाए, जब पेशेंट के लंग्स इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनमें रेशा जमा हो गया है या धूल के कण जमा हो गए हैं और अब वो ऑक्सीजन का प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं और ऑक्सीजन के ऊपर से ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे पेशेंट को अगर सही समय रहते ट्रांसप्लांट के लिए भेजा जाए तो एक वो साधन भी जुटा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। दूसरा, जब इनका ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ये बहुत जल्दी 2 या 3 हफ्तों में ठीक होकर के एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, जिससे वो समाज को भी वापस एक प्रोडक्टिव लाइफ दे सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर बाला ने कहा कि नॉर्थ इंडिया में डोनेशन बहुत कम होता है। समझने वाली बात है कि ये डोनेशन कहाँ से आता है। मैं, आप या कोई और डॉक्टर इस तरह से डोनेशन नहीं कर सकता है। ये जनरली एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं जिनके दिमागी चोट होने के कारण ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है, लेकिन बाकी सारे इनके ऑर्गन्स जो हैं वो सारे काम कर रहे होते हैं। जब ऐसी दुखद घड़ी में अगर उनका परिवार सामने आता है और डोनेशन की बात करता है, तो आप ये देखिए कि एक ऐसा मरीज़ 8 या 9 मरीज़ों की जान बचा सकता है। इससे ज़्यादा बड़ा दान, इससे ज़्यादा बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। लेकिन उस समय पे परिवार को तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ में भी हर हॉस्पिटल में ये ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स अवेलेबल हों। ये भी एक ऑपरेशन चलाया है जिसमें कि सरकार हमारी मदद भी कर रही है कि ये सारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स लोगों को समझाएं, उनको डोनेशन देने के लिए तैयार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएँ। अभी हम बात कर रहे थे कि सीधा इसमें फ़र्क है। एक आदमी अपना एक गुर्दा किसी को डोनेट कर सकता, मगर किसी को हार्ट नहीं तो लंग देना नामुमकिन है। तो इसके लिए आपको ब्रेन डेड डोनर चाहिए। इसका मतलब जिसका दिमाग में इतना गहरा चोट लग गया मगर उसका हार्ट अभी भी काम कर रहा है, उसमें से हम हार्ट नहीं तो लंग निकालेंगे। इसका पहला बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1994 में इंडिया में शुरू हुआ है, मगर अगले 15 साल तक, तकरीबन 2010 तक इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। तमिलनाडु was the first state where organized organ donation and distribution started, तकरीबन 12 साल पहले। तो आज इस 10 साल में बहुत से तरक्कियाँ हो चुकी हैं। आज हिंदुस्तान में तकरीबन 1000 डोनेशन होते हैं एक साल में। मगर ये आश्चर्य की बात है कि आप सारे हिंदुस्तान के बीच में एक लाइन डालें, लकीर डालें, गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट टू विशाखापट्टनम ऑन द ईस्ट कोस्ट, 95% से ज़्यादा डोनेशन उसके साउथ में होते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डोनेशन नहीं होती। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट का नंबर बढ़ता गया और आज पिछले साल हमने तकरीबन 106 ट्रांसप्लांट किए हार्ट और लंग को मिला के, और ऑन एन एवरेज हम एक महीने में 10 से 12 ट्रांसप्लांट करते हैं। और लंग ट्रांसप्लांट शुरू किया 2012 में, और धीरे धीरे उसके लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आजकल रिज़ल्ट पहले से बहुत अच्छा है और
आपने पूछा कि खर्चे के बारे में, बहुत अहम सवाल है ये, और इसका जवाब मैं ये ऐसे देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा उसका खर्चा ज़्यादा है, मगर दो चीज़ आपको याद रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त पेशेंट को रंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, ही और शी इज़ ए क्रिपल, वो ना चल सकते हैं, ना बाथरूम तक भी नहीं जा सकते, 24 घंटे ऑक्सीजन लगना पड़ता है, और उसका भी इलाज है, उसका भी खर्चा है, दवाई लेना पड़ता है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हमारे स्टेट में, तमिलनाडु में, लंग ट्रांसप्लांट के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको 25 लाख मिलता है, तो उनके लिए टोटली फ्री है। तो बाकी स्टेट्स में भी थोड़ा थोड़ा मुझे यूपी के बारे में पता नहीं, अगर इंडिया में क्या कि अगर किसी एक स्टेट में ऐसा है तो उस उदाहरण को लेके आप अपनी सरकार से बात कर सकते हैं। और हमारा कोशिश ये है कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट को रिएम्बर्समेंट करें। और जब ये इंडिया में हर साल हम कह रहे हैं तरक्की हो रही है, वी आर 3rd 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, उसका मतलब है आम आदमी को भी उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। एंड दैट कैन हैपन ओनली इफ द पब्लिक इज़ अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, and we demand this as part of election manifesto.